जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी ये चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का हमारा है लेक्चर 1। अभी तक हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। पूरी तरीके से हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का थर्ड राइट, जो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम जुल्म और जबर के खिलाफ, मतलब हमें कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके लिए हमारे पास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, मतलब आर्टिकल 23 और 24 है जो हमारे एक्सप्लॉयटेशन राइट को सेफगार्ड करते हैं। अब अगर आर्टिकल 23 को देखेंगे तो ये क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, एक जगह से दूसरे जगह को ह्यूमन्स भेजे जाते हैं, वो नहीं होगा। और इसके अलावा फोर्स्ड लेबर, आप किसी को भी किसी भी जगह बंदी बना के फोर्स्ड लेबर एज ए फोर्स्ड लेबर काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज हमें कौन करता है, आर्टिकल 23 हमें मतलब सेफगार्ड करता है। अब अगर आर्टिकल 24 की बात करेंगे तो ये क्या कहता है, प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर। अब आपको ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ चाइल्ड लेबर कहां तक कंसिडर, किस एज तक कंसिडर किया जाता है, और आफ्टर दैट उसके बाद कोई भी बाल मजदूरी नहीं मानी जाती है। आपको मुझे बताना है कि मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है, मतलब मैक्सिमम एज ऑफ चाइल्ड लेबर क्या है इंडिया में, ठीक है। तो वो आप चीज मुझे बता सकते हो। उसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, चाइल्ड लेबर में क्या आता है, कुछ कैटेगरीज दी गई है जॉब्स की, मतलब कोल माइनिंग है, जैसे खतरनाक जॉब है जहां पर रिस्क होती है लाइफ की, ठीक है, लाइफ की जहां पर रिस्क होती है, उनकी में चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया जाता है। बट अगर फैमिली गरीब हो, वो छोटे मोटे कामों में अपने मतलब बच्चों को बेच सकती है, और उन कामों का लिस्ट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आप अगर चाहो तो नेट से सर्च कर सकते हो इस चीज को, आप इस चीज को पढ़ भी सकते हो। बट आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए कि मैक्सिमम एज क्या है हमारे इंडिया में जहां तक एक बच्चे को मतलब चाइल्ड लेबर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की है, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझने की कोशिश अगर करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे पास आर्टिकल है जो हमारे इस फंडामेंटल राइट को मतलब पूरी तरीके से बनाते हैं। अब आर्टिकल 25 को कंसिडर करते हैं, फ्रीडम टू प्रोफेस, ठीक है, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट एनी रिलीजन। अब अगर बात करेंगे किसी भी रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रोपोगेट किसी भी रिलीजन को फैला सकते हैं, ठीक है। ये हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, संविधान हक देता है कि हम पूरी तरीके से ये चीजें कर सकते हैं। अब आर्टिकल 26 को समझने की कोशिश कर लीजिए। अब आप इस चीज को कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी फार्मूला है। अगर सरदारों की कम्युनिटी की बात करेंगे, क्योंकि हर किसी को एक सपोर्टिव चीज होना चाहिए। सिख्स की बात करेंगे, सिख कम्युनिटी की बात करेंगे तो सिख कम्युनिटी के पास 5 चीजें होती है, क्या, कड़ा, कंगा, कछा, करपान, ठीक है। ये चीजें 5 चीजें होती है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करके क्या आता है, 25। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, हमारे रिलीजन प्रोस्पेक्टिव को दे मतलब ये बताता है कि किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हमें कहां से मिलता है, 5 पंचे 25 से, ठीक है। ये बात आगे जाके भी आपको जरूरत लगेगी 5 पंचे 25 कहां से आ गया, ठीक है। अब आर्टिकल 25 इस तरीके से आपको जबानी याद रहेगा। आर्टिकल 26 को याद रखने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप रिलीजियस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है हम उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 हमें बताता है। अब अगर आर्टिकल 27 पे चलने की कोशिश करेंगे तो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, ठीक है। अगर हमें रिलीजन, कोई भी रिलीजन को बढ़ावा देना हो, मान लो हिंदुइज्म है, ठीक है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है या इस्लाम है, ठीक है, ये 3 रिलीजन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ हिंदूज काम करेंगे, ये हिंदू मतलब हिंदू कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कल जाके कोई भी मतलब कोई भी काम करेंगे, कोई भी फंड्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इनके पास मान लो 50 करोड़ जमा हो गए, 50 करोड़ जमा हो गए, ठीक है। 50 करोड़ के ऊपर अब क्या लगता है, जब पैसा जमा हो जाता है किसी भी अकाउंट में तो टैक्स लग जाता है। तो हमें हमारा ये क्या कहता है, आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, हमें टैक्स से माफी मिल जाएगी ऑन प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अगर हम कोई भी रिलीजन काम कर रहे हैं तो हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब आर्टिकल 28 की अगर बात करेंगे तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब अगर बात करेंगे मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से अगर बात करेंगे इस चीज को समझने के लिए तो हमें मतलब किसी भी जगह मतलब कोई भी अगर ना चाहे किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखने का तो वो सेपरेटली आइसोलेट भी रह सकता है। इन शॉर्ट अगर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे
नाउ अगर बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 और 30 आर्टिकल के अंडर आते हैं। ठीक है, 29 और 30 आर्टिकल इन दोनों चीजों को सेव गार्ड करता है। अब आर्टिकल 29 को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जितनी भी है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन मतलब क्या कहता है? आर्टिकल 29 रेस्पॉन्सिबल है। अब आर्टिकल 30 की अगर बात करेंगे, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने खालसा कॉलेजेस देखे होंगे, आपने मुस्लिम के मदरसे देखे होंगे, आपने हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से मतलब हिंदू कम्युनिटी के नाम से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखे होंगे। इस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज, मान लो सिख खालसा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और जहां पर वो अपने कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। ठीक है, मान लो सिख कम्युनिटी है, अब उनको लगता है कि हमारा कल्चर दिन ब दिन थोड़ा सा मतलब कम होता जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो एक कॉलेज बना देंगे, कॉलेज का नाम रखेंगे किसी भी सिख कम्युनिटी के नाम से। मान लो फॉर एग्जाम्पल खालसा कॉलेज। मैं खालसा कॉलेज के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सिख बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी में है इंडिया में अगर देखा जाए, और अगर इनके कल्चर की बात करेंगे तो इनका एक यूनिक कल्चर है। सो फॉर दैट रीजन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इनको पूरी तरीके से यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का हक मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये फिर अपनी तालीम पूरी तरीके से कल्चर को डेवलप करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो इनको कोई भी पाबंदी नहीं है। नाउ मूविंग टू आर्टिकल 31, जो मैंने पहले ही बोला था 29 और 30 तक तो हमने पूरी तरीके से पढ़ा। आर्टिकल 31 को अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी असल में क्या था? फंडामेंटल राइट था। कब तक? 1978 ईयर तक। फिर उसमें उसके बाद क्या आती है? 44th अमेंडमेंट होती है, किसमें? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको क्या बनाया जाता है? लीगल राइट बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 6th नंबर की, जो हमारा फाइनल नंबर है इसका, जिसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज किसको बोलते हैं? दवाइयात। मतलब ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है और आया भी है। विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इस चीज को थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लो एक व्यक्ति ये है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति पूरी तरीके से इसको कानून कितने फंडामेंटल राइट्स देता है? 6 देता है। ठीक है, मान लो अगर 5 के 5 फंडामेंटल राइट्स इसके ऊपर लागू नहीं होते हैं, तो ये किसको बोलेगा? किसी को नहीं बोल सकता। तो ठीक है, कौन से? इसको छोड़ के, इस वाले फंडामेंटल राइट को छोड़ के अगर इसके ऊपर 5 के 5 डिने किए जाते हैं, चाहे सरकार इसके ऊपर कोई भी जुल्म कर रही है या लोग कर रहे हैं या और भी कोई भी किसी भी कारण से इसके ऊपर जो 5 फंडामेंटल राइट्स है वो डिने हो रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के यूएस मतलब फंडामेंटल राइट के यूज से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के यूज से अपने 5 के 5 फंडामेंटल राइट्स को, जो मैंने अभी तक पढ़ा है, सेफगार्ड कर सकता है। इस चीज को पूरी तरीके से समझने की जरूरत है। इसमें 5 चीजें आती है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट रीजन मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस वीडियो and you may have got each and every hands and prepare each and every point that I said to you.